आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, कैसे इसको संतुलित किया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसकी कमियां होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसे मैंने शब्दों में लिखा। जब किसी चीज को मैं प्रतीक चिन्ह में लिख देता हूं तो वो रासायनिक समीकरण बन जाती है। कार्बन C लिख दिया, ऑक्सीजन O2 लिख दिया और इससे जो बना उसे CO2 लिख दिया। ये जो मैंने प्रदर्शित किया है प्रतीक चिन्ह के माध्यम से, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमेशा अभिकारक या क्रियाकारक को तीर के पहले लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा तीर के बाद में लिखा जाता है। और ये जो तीर के पहले अभिकारक और उत्पाद है, ये हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितने क्रियाकारक भाग लेंगे, जितना द्रव्यमान इन क्रियाकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। इनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखी जाती है तो वो हमेशा इसी नियम की पालना करती है। क्रियाकारक को लिखते समय ये ध्यान रखना है हमें कि जब एक से ज्यादा क्रियाकारक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। वैसे ही अगर एक से अधिक उत्पाद हो तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाना है। ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। अब देखते हैं हम लोग इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए जो एक विधि है जिसका नाम है अनुमान विधि, इसी को अंग्रेजी में हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को पहले संतुलित करना है। जैसे इसमें देखिए अन्य तत्व कौन सा है, कार्बन। तो सबसे पहले मुझे इसमें कार्बन को संतुलित करना है। यहाँ अभिकारक में कार्बन की संख्या 3 है और उत्पाद में कार्बन की संख्या 1 है। तो जब भी आप इसको संतुलित करोगे तो हमें इस जहां पर कार्बन उसके पहले आपको जितनी कम संख्या उतनी संख्या आपको बराबर करनी। तो यहाँ 3 थे इसलिए मैंने CO2 के पहले 3 कर दिया, यानी 3 इसमें कार्बन हो गए। अब जैसे यहाँ 3 कार्बन हुए तो अब आपको देखना है कार्बन कार्बन दोनों जगह संतुलित हो गया। 3 कार्बन यहाँ पर क्रियाकारक में और 3 कार्बन हमारे उत्पाद में। कार्बन संतुलित होने के बाद फिर हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को संतुलित करते समय हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन कितने हैं क्रियाकारक के पहले और कितने हैं उत्पाद में। यहाँ देखिए क्रियाकारक में हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं और उत्पाद में 2 ही परमाणु हैं। तो हमें यहाँ उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु बढ़ाने पड़ेंगे। तो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 2 मेरे पास हाइड्रोजन थे, उससे पहले मैंने 4 कर लिया और 4 और 2 का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो 8 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। तो जैसे ही 8 हो गए तो आप लोग देखिए क्रियाकारक में भी 8 हाइड्रोजन परमाणु है और उत्पाद में भी 8 हाइड्रोजन परमाणु है। सबसे पहले हमने अन्य परमाणु संतुलित किया, फिर हाइड्रोजन परमाणु संतुलित किया और अंत में हम लोग ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहले क्रियाकारक में 2 ऑक्सीजन है और उत्पाद में जैसे ही मैंने ये 4 लगा दिया तो 4 ऑक्सीजन ये हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, 2 और ये 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10। उत्पाद में कुल 10 ऑक्सीजन है और क्रियाकारक में मेरे पास 2 ऑक्सीजन है। तो अब इसे संतुलित करने के लिए मुझे क्रियाकारक में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर अभी आप लोग देखिए 6 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन, 6 और 4 10 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से हमारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम संतुलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखी जाती है संतुलित करने के बाद में तो उसमें सभी क्रियाकारक और उत्पाद की अवस्थाएं बताई जाती है कि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है या किसी जलीय विलयन में। सबसे पहले यहाँ एक अभिक्रिया देखते हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाया। कार्बन के नीचे मैंने S लिखा है। S का अर्थ है यहाँ ठोस, यानी कार्बन हमारा ठोस अवस्था में, उसने ऑक्सीजन अणु जो गैस अवस्था में उससे रिएक्शन करके CO2 गैस बनाई। तो नीचे जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में ये उन परमाणुओं और अणुओं की अवस्था बता रहा है। जहां जहां मैंने S लिखा है उसका अर्थ है ठोस, गैस लिखा है, G लिखा है तो उसका अर्थ है गैस, L लिखा है तो उसका अर्थ है द्रव और A क्यों लिखा है इसका मतलब है वो जलीय विलयन में। इस तरह से नीचे हम हर अणु के नीचे उसकी अवस्था बता देते हैं। इससे भी हमें अभिक्रिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। अगला, जब हम
इनके नीचे की परमाणुओं और अणुओं के नीचे की अवस्थाएं बता देते हैं। उसके बाद कोई अभिक्रिया किसी विशेष परिस्थिति में हो रही है तो हमें उसे तीर के ऊपर उसको प्रदर्शित करना है। जैसे इसमें नाइट्रोजन गैस ने हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाई। इसमें 773 केल्विन तापमान और 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है, तो हमेशा तापमान और वायुमंडलीय दाब को तीर के ऊपर लिखा जाता है। अगले अगर अपन बात करें, कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा शेपी, वो भी हमें रासायनिक समीकरण से पता पड़ जाता है। यदि किसी रासायनिक समीकरण के अंत में प्लस का चिन्ह लिखकर उसकी ऊर्जा के बारे में लिखा है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, और किसी रासायनिक समीकरण के अंत में माइनस लिखकर उसकी ऊर्जा के बारे में मान दे रखा है तो वो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होगी। ये भी हमें रासायनिक समीकरण से पता पड़ जाता है। फिर जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसका वेग बढ़ाना तो हम उसके लिए उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, और उत्प्रेरक जब भी रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है तो उसको भी तीर के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ एक उदाहरण है, एथेन ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एथेन बनाया, और ये निकल जो यहाँ पर है ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये सारी चीजें हैं रासायनिक अभिक्रिया को और समीकरण में कैसे प्रदर्शित करोगे उसके बारे में बताया। कहीं कहीं पर इस तरह के दो चिन्ह भी आते हैं, बीच में जैसे एक तीर का चिन्ह है उसके बदले दो तीर के चिन्ह आएंगे। ये जो चिन्ह है ये उत्क्रमणीयता को बताता है, उत्क्रमणीयता को बताता। इसका अर्थ है कि जितनी तेजी से अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही उतनी ही तेजी से अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलेगी, अर्थात दोनों तरफ इसका साम्य स्थापित हो गया। ये उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करता है। और जब अगर एक ही तरफ तीर का निशान है तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये सारी अभिक्रियाएं हमें इस रासायनिक समीकरण से आसानी से पता चल जाती है कि इस रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषता है। अब हम बात करें इस रासायनिक समीकरण के क्या क्या गुण हैं जिनसे हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता पड़ता है। तो पहली चीज, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने क्रियाकारक हैं, कितने उत्पाद हैं, उन सभी की जानकारी हमें इस रासायनिक समीकरण से पता चल जाती है। दूसरी चीज, हमें इस रासायनिक समीकरण से उस अभिक्रिया में कितना ताप लिया जा रहा है, कितना वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता है, कौन सा उत्प्रेरक लिया जा रहा है, उसकी जानकारी भी इससे हमें प्राप्त हो जाती है। तीसरी चीज, हमें रासायनिक अभिक्रिया से जिसको हमने समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया उससे उसके ऊष्मा शोषी होने और उसके ऊष्मा शेपी होने की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, अर्थात कि उस रासायनिक समीकरण को पूर्ण होने में ऊष्मा लेनी पड़ रही है या ऊष्मा देनी पड़ रही है, वो भी हमें इससे पता पड़ जाता है। फिर अंत में किसी भी रासायनिक समीकरण को जब लिखा जाता है तो उसकी जो अवस्थाएं हैं उसका ज्ञान भी हमें इस रासायनिक समीकरण से पता पड़ जाता है। अब बात आती है, ये सारी चीजें हमने रासायनिक समीकरण की विशेषताएं देख ली, अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखा। अंत में इस रासायनिक समीकरण की कमियां क्या हैं, क्योंकि किसी भी चीज की विशेषता होने के साथ कुछ कमियां भी होती है। इसकी कमी की बात करें तो सबसे पहली जो कमी आती है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कितनी अभिक्रिया पूर्ण हुई है उसकी जानकारी हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती कि अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हुई अभी तक, पूरी हुई भी है कि नहीं हुई है, कितने क्रियाकारक इसमें अभी उत्पाद में बदले, उसकी जानकारी हमें इस रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलती है। ये इसकी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसके बारे में बार बार बात की जाती है और इसके समाधान के लिए भी काफी चीजें बताई गई है। वापस रेड वाला उसको ही दबा दें।